हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज 12 क्लास का अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर एनपीओ है, हम लोग एनपीओ को स्टार्ट किए हुए हैं। और देखिए एनपीओ का हम लोग आज मीनिंग देखेंगे, उसका अर्थ को देखेंगे और एनपीओ का कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि एनपीओ के कौन कौन से उदाहरण कौन कौन से एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए एनपीओ का अर्थ हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ है, देखिए, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, गैर लाभकारी संगठन कहलाती है। देखिए जरा गौर फरमाइएगा, बोला जा रहा है कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज को या फिर अपने सदस्यों को कुछ सेवा प्रदान करने के लिए, कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए अगर उसका स्थापना किया गया है तो ऐसे संस्थाओं को हम लोग, ऐसे संगठनों को हम लोग गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके जो उदाहरण है, उदाहरण के लिए हम लोग कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान, जैसे कि बहुत ऐसे संस्थान है, स्थान है जहाँ पर मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने संस्कृति को बढ़ावा देना होता है, लोगों का मनोरंजन करना होता है। दूसरा में देखिए शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें देखिए विद्यालय आता है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आता है, यानी स्कूल आता है, हाई स्कूल आता है और यूनिवर्सिटी आता है। तो इनका भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए इस सब का इन सब का स्थापना किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग को तो पैसा लगता है, फीस लगता है, कि स्कूल में हम लोग को फीस लगता है, विद्यालय में लगता है, महाविद्यालय में लगता है, यूनिवर्सिटी में भी पैसा लगता है, लेकिन इन सब का मेन उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि समाज को आगे बढ़ावा देना, अपने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, गिरजाघर हुआ, ये सब भी हमारे एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि धर्म को बढ़ावा देना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादियों का। देखिए अगला में हम लोग रखे हैं आपका खेल संस्थान, जहां पर हम लोग का स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स का क्लब है, खेल क्लब है आपका, जहां पर व्यायामशाला है, जहां पर हम लोग व्यायाम करते हैं। तो ये सब भी हम लोग के एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला है सामाजिक संस्थान, जैसे हुआ आपका अस्पताल हुआ, पुस्तकालय हुआ, औषधालय हुआ, यानी ये सब भी एनपीओ के उदाहरण हैं। देखिए अगला है आपका पेशेवर संस्थान, जैसे शिक्षक संघ हुआ, श्रम संघ हुआ। तो जैसे शिक्षक हुआ तो शिक्षक का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है बल्कि समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। जैसे अगला है आपका पेशेवर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पेशे में जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर हुए। तो डॉक्टर मेन उद्देश्य पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज को सेवा करने के लिए उस कार्य को कर रहे हैं, बल्कि उस कार्य को करते हुए समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इत्यादि देखिए ये सब इसके उदाहरण है और ये आपका मीनिंग है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके उद्देश्य को देखेंगे, एनपीओ के उद्देश्य को। तो देखिए इसके उद्देश्य सदस्यों किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवा प्रदान करने के लिए इसका स्थापना किया जाता है। दूसरा देखिए लोक कल्याण में वृद्धि करना, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा देना, उनका उन्नयन करना, यह सब इसका उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। तो एनपीओ की विशेषताएं देखिए, पहला जो है समाज एवं सदस्यों का कल्याण, ये जो है सदस्यों और समाज का कल्याण करती है। देखिए दूसरा है कला, संस्कृति, खेलकूद का प्रचार प्रसार करती है। उसके बाद देखिए लाभ नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना, एनपीओ का मेन उद्देश्य और विशेषता यह है कि एनपीओ में लाभ नहीं अर्जन किया जाता है बल्कि सेवा प्रदान किया जाता है। अगला देखिए इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी या संघ के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसको बिजनेस के रूप में नहीं बल्कि इसको धर्मार्थ सोसाइटी या फिर संगठन के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। देखिए अगला कोष के स्रोत। अब देखिए पैसा तो चाहिए ही, अगर आप एनपीओ चला रहे हैं चाहे कुछ भी चला रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही। तो कहाँ से पैसा मिलता है? तो देखिए एनपीओ में पैसा का मुख्य जो स्रोत है, कोष के जो स्रोत है, चंदा मिलता है, दान, कोई दान देता है, सरकारी अनुदान, सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अनुदान मिलता है। इस प्रकार से एनपीओ चलता है। देखिए
सदस्यों द्वारा प्रबंध, यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं होता है, कोई अलग से कोई बाहरी व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करता है, बल्कि जितने इसके सदस्य हैं उन सदस्यों में से ही कुछ सदस्य इसके देखरेख करते हैं एवं इसका प्रबंधन करते हैं। अगला देखिए, अधिशेष को पूंजी कोष में जोड़ना, यानी जो भी अधिशेष होता है, देखिए बिजनेस में प्रॉफिट होता है लेकिन एनपीओ में प्रॉफिट नहीं होता है, उसको हम लोग अधिशेष बोलते हैं। अगर कहीं से आपको अनुदान मिला, पैसा मिला और सारा पैसा खर्चा नहीं हुआ, कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसा को हम लोग अधिशेष कहते हैं। और अधिशेष को देखिए कहीं बांटते उठते नहीं है, बल्कि अधिशेष को हम लोग पूंजी कोष में जोड़ देते हैं। आगे हम बताएंगे कि पूंजी कोष कैपिटल फंड क्या होता है और कैसे जोड़ते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखिए, हम लोग अभी 3 चीज को देखें, अर्थ देखें, मीनिंग देखें, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स देखें, विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ इसको देखिए मत, आप लोग प्रॉपर नोट भी करते चलिए। क्लास 1 से लेकर के अंतिम तक आप लोग नोट्स को भी तैयार कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आप लोगों को बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।